शुरुआत कर रहे हैं अपना, दैट इज़ वही अपना सेम थीम्स। हर एक जो रिपीटेड थीम इन द PYQ हम उसको द लास्ट 10 ईयर हम उसको कंप्लीट करेंगे। प्री के जो नोट्स हैं, साथ में जो ये रिपीटेड थीम्स हैं, साथ में अगर हम करंट अफेयर्स को कर लेते हैं तो अगर 125 का मार्क्स का पेपर आ रहा है उसमें से वी कैन ईजिली स्कोर दैट इज़ 50%। 50% कितना होगा इस चीज़ का, दैट इज़ 63 कुछ 2 मान लो, चलो 60 तक भी अगर हम पहुंच रहे हैं सो वी कैन डू इट। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है ना। ओके तो बेसिक अपना वही सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो भी हमने अपना प्रीलिम्स में पढ़ा है वो तो पढ़ना ही है, साथ में जो रिपीटेड थीम्स हैं इनको बार बार रिवाइज करना है, इनसे रिगार्डिंग एटलीस्ट 2-4 अच्छे फैक्ट जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं प्रिपेयर रखना, रट के रखना है बिल्कुल, और किस डायमेंशंस में सोचना है थोड़ा बहुत वो हमें रट के रखना है, और जो रिपीटेड थीम्स हैं उनसे रिगार्डिंग अगर कोई करंट अफेयर आता है तो उसको और अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट। सो सबसे पहले देयर इज़ अ एस्टिमेट कमेटी, हमारे जो अगली थीम है दैट इज़ एस्टिमेट कमेटी है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है। देखिए, जो एस्टिमेट कमेटी है इज़ वन ऑफ द 3 मेजर फाइनेंशियल कमिटीज़। तो इन फाइनेंशियल कमिटीज़ में से एक सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है हमारे पार्लियामेंट की, अलॉन्ग विद द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसके अलावा जो 2 हैं उसका नाम बता रखा है कि एक तो पब्लिक अकाउंट कमेटी और एक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, और जो थर्ड कमेटी है दैट इज़ द एस्टिमेट कमेटी, जो हमारी 3 मेजर फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं। नाउ ये हेल्प करती है, इसका मेन काम क्या है, ये पार्लियामेंट को हेल्प करती है कंट्रोल करने पे एग्जीक्यूटिव को बाय एग्जामिनिंग हाउ मनी इज़ प्रपोज टू बी सेंट, हाउ मनी इज़ प्रपोज टू बी सेंट बाय द गवर्नमेंट, कि कितना पैसा जो है गवर्नमेंट ने स्पेंड करने के लिए प्रपोज किया है। ठीक है, इसका मेन फोकस होता है एफिशिएंसी पे, इकोनॉमी पे, इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिफोर एक्सपेंडिचर हैपन। तो अभी क्या हुआ है, मैं पहले बताती हूँ, एक्सपेंडिचर होने से पहले एक्सपेंडिचर कितना होगा उसके प्रपोजल को चेक ऑन करती है, मैं पहले बता देती हूँ, राइट। तो दिस इज़ अ एस्टिमेट कमेटी। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या आती है, एग्जामाइन करती है बजट के एस्टिमेट्स को एंड सजेस्ट करती है इंप्रूवमेंट्स टू मेक गवर्नमेंट पॉलिसीज मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल। जैसे कि गवर्नमेंट लेके आई बजट में उन्होंने लिखा है कि मनरेगा में हमें पैसे देने चाहिए, कितने पैसे देने चाहिए, वी कैन से कि 5 करोड़ देना चाहिए, चलो 500 करोड़ दे देते हैं, बहुत कम ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको लगता है ये एग्जामाइन करेगी कि क्या इतने की ज़रूरत है, अगर और सजेस्ट करेगी इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है, क्या 400 करोड़ हो सकते हैं, टू मेक गवर्नमेंट पॉलिसीज मोर एफिशिएंट, जिससे कि जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हो, ज़्यादा इकोनॉमिकल हो। वर्क टू इंश्योर दैट पब्लिक मनी गिव्स द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट फॉर सिटीजन्स। और इसका मेन एम यही होता है कि जो भी पैसा खर्च हो रहा है उससे हम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकाल सके लोगों के लिए। एक तरीके से गाइड टू बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या करें, गाइड का काम करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर पाए फाइनेंस का। कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कहें तो लीगल बेसिस, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इट इज़ अ पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की कमेटी है जिसको हमने इस्टेब्लिश करा है लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत। वर्क करती है अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अंडर ही काम करती हैं। इसमें बेसिकली 30 मेंबर्स होते हैं, ऑल फ्रॉम द लोकसभा। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं, नो मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। अब देखो, इसका भी एक लॉजिक है, लॉजिक क्या है, लॉजिक पे जाएंगे। देखिए, जो राज्यसभा है, क्या उसका कोई रोल है हमारे बजट की एस्टिमेट में, है ना, बजट पे ज़्यादा उसका रोल है नहीं, वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है। तो दैट इज़ हमने राज्यसभा के लोगों को उसमें रखा ही नहीं है, क्योंकि उनका ना ही तो कोई वोट करने का अधिकार है, ना ज़्यादा उनका बोलने का अधिकार है। तो इससे अच्छा, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स को ही रखा है। ठीक है, इस लॉजिक से ही थोड़ा सा याद हो जाएगा। मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होते हैं एवरी ईयर बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। हर साल ही बैठती है ये कमेटी, और हर साल जो मेंबर्स है वो लोकसभा से ही चुन के आते हैं। इलेक्शन का मेथड सेम है, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि इंश्योर करता है कि हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें। जो चेयरपर्सन है इसको अपॉइंट कौन करेगा, ऑफकोर्स स्पीकर करेगा, पिछली बार में भी स्पीकर ही कर रहा था। ट्रेडिशनली जो चेयरमैन है वो हमारा रूलिंग पार्टी से होता है। अब ध्यान रखने वाली बात है, जो हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी में पढ़ा था तो वहाँ पे कन्वेंशन था कि चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, अपोजिशन पार्टी से, लेकिन यहाँ पे जो चेयरपर्सन है वो हमारा होता है रूलिंग पार्टी से। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, बजट कौन लेके आता है, गवर्नमेंट लेके आती है, तो उनको ज़्यादा बेटर आइडिया बजट के बारे में। यहाँ चेक ऑन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एडिट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट उस बजट को और किस तरीके से बेटर किया जाए, किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाए, इस चीज़ पे जो है हमारा मेन फोकस है। अब इसके मेन फंक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही एग्जामिनेशन करती है हमारे बजट के एस्टिमेट्स का, एग्जामाइन करती है एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग एनुअल बजट, जो डिमांड फॉर ग्रांट है, एंड इकोनॉमीज़ को भी सजेस्ट करती है कि कहाँ पे पैसा कम करना है, कहाँ पे ज़्यादा करने की जरूरत है। इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी, साथ में रिव्यू करती है जहाँ पे फंड्स यूज एफिशिएंटली फॉर द इंटेंडेड पर्पस। साथ में ये भी देखती है कि फंड्स कहाँ पे यूज़ हुए हैं अभी तक, है ना, और किस पर्पस के लिए हुए हैं। ठीक है, इसको भी देखती है। सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, साथ में ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज, उसको लगता है कि जो मनरेगा है वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, उससे कोई खास आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उसको ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ को भी सजेस्ट करती है। क्या सजेस्ट बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट और ऑल्टरनेटिव
ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ जिससे कि परफॉर्मेंस हमारी बढ़े, इंप्रूवमेंट लाती है ऑर्गेनाइजेशन में एंड हमारे प्रोसीजर में क्या लाती है और ज़्यादा बेहतरीन करती है, सजेस्ट करती है रिफॉर्म्स टू मेक मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स मोर इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव, और कुछ रिफॉर्म्स बताती है कि किस तरीके से और किस तरीके से मिनिस्ट्रीज़ को डिपार्टमेंट को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। रिपोर्ट भी देती है अपने पार्लियामेंट को, सबमिट करती है रिपोर्ट टू द लोकसभा स्पीकर विच आर लेटर डिस्कस बाय द पार्लियामेंट। मिनिस्टर्स वॉज मस्ट रिस्पॉन्ड द एक्शन टेकन रिपोर्ट, और उसके और मिनिस्टर्स को फिर उसके चलते क्या बनानी पड़ती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, जैसे कि वहाँ पे भी थी कि आपने इसकी रिकमेंडेशन पे कितने एक्शंस लिए इस तरीके से, ठीक है। तो क्या काम है, एग्जामिन करेगी बजट एस्टिमेट को, फाइनेंशियल एफिशिएंसी को देखेगी, ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ को सजेस्ट करेगी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर में इंप्रूवमेंट की बात करेगी, रिपोर्ट भी देती है पार्लियामेंट को बना के। ना इसका जो मेन जो नेचर है काम का वो कैसा है, देखो वही ऑफकोर्स एडवाइजरी एंड रिकमेंडरी है, मतलब बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। साथ में प्री ऑडिट कमेटी है, देखिए जो हमारा पीएसी था वो हमारा पोस्ट ऑडिट था ना, अनलाइक द पीएसी, ये जो है काम एक्सपेंडिचर होने से पहले उसको क्या करती है, एक तरीके से प्री ऑडिट करती है, ठीक है। इसका मेन फोकस होता है एफिशिएंसी पे एंड इंप्रूवमेंट पे, और लीगलिटी पे नहीं होता है, ये लीगलिटी पे ध्यान नहीं देते कि चीज़ें लीगल हुई है कि नहीं हुई है ना, ये इस चीज़ पे ध्यान देती है कि पता एफिशिएंसी बताती है कि भैया और किस तरीके से चीज़ को बेटर किया जा सकता है। वहीं पे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो आपको पता है कि वो किस चीज़ पे लीगलिटी, कि चीज़ें लीगल तरीके से खर्चा हुआ है या नहीं, इस चीज़ को चेक करती है, ठीक है। नो डिफरेंसेस वही बता रखे हैं। तो पीएससी एग्जामाइन करती है मनी ऑलरेडी स्पेंड, जो ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, और ये लीगलिटी एंड प्रॉपराइटी के ऊपर ध्यान होता है। वहीं पे जो एस्टिमेट कमेटी है वो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर को एग्जामाइन करती है एंड सजेस्ट करती है बेटर पॉलिसीज एंड सेविंग्स को। टुगेदर ये दोनों मिलकर एक तरीके से फाइनेंशियल कंट्रोल बिफोर एंड आफ्टर स्पेंडिंग इंश्योर करती है, ठीक है। तो एक बिफोर कर रही है और एक आफ्टर कर रही है। नो क्या इंपॉर्टेंस है, सिंपल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लेके आती है, वेस्टेज एंड मिसयूज़ नहीं होने देगी पब्लिक फंड का, और ज़्यादा पार्लियामेंट कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग कर रही है, इंप्रूव करा रही है पॉलिसी के आउटकम्स को कि बेटर आउटकम्स आए, और एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को इंकरेज कर रही है गवर्नमेंट स्कीम्स में, जो कि इंपॉर्टेंट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इस चीज़ का ना एग्जाम्पल आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी लिख सकते हो अपनी इस कमेटी का, दैट इज़ अ कौन सी कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी ना। कुछ लिमिटेशंस भी है, देखिए उसमें कोई मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कोई मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता है। नो एक्सपर्ट स्टाफ और इंडिपेंडेंट रिसर्च सपोर्ट, इसको कोई अलग से कोई एक्सपर्ट आके इसमें रिसर्च वगैरह नहीं बैठा रहे हैं। रिकमेंडेशंस भी बाइंडिंग नहीं होती है, बहुत बड़ा वर्कलोड है और बहुत कम टाइम में इनको काम करके देना पड़ता है। फोकस इनका सिर्फ सेलेक्टेड मिनिस्ट्रीज़ पे होता है, सारी मिनिस्ट्रीज़ को कवर ही नहीं कर पाती हैं बिकॉज ऑफ द टाइम एंड द मनी कॉन्स्टेंट, लेक्स पावर टू एग्जामाइन पॉलिसी डिसीजंस डीपली लाइक अ थिंक टैंक, और बहुत ज़्यादा डीपली ये जो है डिसीजंस को एग्जामाइन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से ऑल्टरनेटिव सजेशन देते हैं, काम करें ना करें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं है, कोई एक्सपर्ट स्टाफ इसको नहीं दिया गया, रिकमेंडेशन भी बाइंडिंग नहीं है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम एंड फोकस सिर्फ कुछ ही मिनिस्ट्रीज़ पे कर पाती हैं, सब पे नहीं कर पाती है। रिसेंट एग्जाम्पल्स देखें, हैज़ एग्जामाइंड स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, मॉडर्नाइजेशन, हेल्थ स्कीम, एजुकेशन, मनरेगा, अभी रिसेंटली एक्सपाइन करी एंड सजेस्ट करती है रिफॉर्म्स को फॉर इंप्रूविंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम एंड रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़ के ऊपर, कि इसने ये सजेशन अक्सर देती है कि आपको रैशनलाइज करनी चाहिए सब्सिडीज़। दैट मीन्स व्हाट, कि देखिए जो सब्सिडीज़ है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है सब्सिडीज़ पे, जो कि कहीं ना कहीं अनइकोनॉमिकल है अपने आप में, तो उसको रैशनलाइज करने की बात करती है। रिसेंटली इसका मेन फोकस है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव पे, रेलवे की मॉडर्नाइजेशन पे एंड सोशल सेक्टर के प्रोग्राम्स पे। अब इसके अदर फाइनेंशियल कमिटीज़ के साथ इसका क्या रिलेशन है, देखिए जो पीएससी है वो आपको पता है एग्जामाइन करती है एक्सपेंडिचर जो कि ऑलरेडी हो चुका है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करती है, जो वर्किंग पीएसयूज़ की वर्किंग को देखती है। एस्टिमेट कमेटी क्या करती है, जो फ्यूचर एस्टिमेट्स को एग्जामाइन करती है एंड कुछ इकॉनमीज बताती है एंड टुगेदर दे इंश्योर कॉन्टिन्यूस फाइनेंशियल ओवरसाइट बाय द पार्लियामेंट। और एक तरीके से तीनों मिलकर क्या करते हैं, फाइनेंशियल ओवरसाइट देते हैं, पार्लियामेंट को हेल्प करते हैं, मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल रखने में। और कुछ फेमस चेयरपर्सन्स या कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं, जैसे कि मुरारजी देसाई इसके पहले चेयरपर्सन थे जिन्होंने काफ़ी रोल निभाया स्ट्रेंथनिंग करने में। मेजर रिफॉर्म्स जो आए हैं बजटिंग प्लानिंग में हैव कम फ्रॉम इट्स रिकमेंडेशन ओवर द ईयर्स, जैसे कि जो बजटिंग में हम रिफॉर्म्स लेके आए तो इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान है हमारी एस्टिमेट कमेटी का। ये अंदाज़ा लगाते हैं ना, एस्टिमेट का मतलब ना अंदाज़ा लगाना इस तरीके से। अब जुडिशल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट देख लेते हैं। देखिए ऑल्दो कोई डायरेक्ट जुडिशल केस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कोर्ट ने यही बोला कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं वो एसेंशियल टूल है अकाउंटेबिलिटी का। इस चीज़ को आप कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है तो उससे रिगार्डिंग चेप सकते हो कि कोर्ट हैव ऑल्सो रिकॉग्नाइज पार्लियामेंट्री कमेटीज एज एसेंशियल टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर थिंग दैट इज़ अ फाइनेंशियल कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट। ऑलरेडी वी हैव डन 2 कमिटीज़ जो कि फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, बट ठीक है और देख लेते हैं। देखिए मीनिंग क्या होता है, फाइनेंशियल कमिटीज़ वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं जो हेल्प करती हैं पार्लियामेंट को एग्जामाइन
झांकने में गवर्नमेंट की फाइनेंसेस पे कि किस तरीके से पैसा आया है, किस तरीके से वो बांटा गया था और किस तरीके से वो खर्च किया गया है। उनका जो मेन गोल होता है वही है दैट इज़ टू इंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो पैसा खर्च करने वाले लोग हैं, वो जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं उनका जवाब उनके पास होना चाहिए और लेजिस्लेचर दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल को जवाब दे। एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द एग्जीक्यूटिव फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल एंड एफिशिएंसी के लिए। बैकग्राउंड देखें तो इवॉल्व हुई हैं फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस। तो हमारे जो ब्रिटिश, मैं अभी बात करी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें बोरो करी हैं, तो उसमें से ही एक हमारा ये चीज़ है। इंडिया में फर्स्ट वे हमारी 1950 में फॉर्म हुई थी आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। करंटली देयर आर 3 मेजर फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, है ना, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। मेंबर दैट इज 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। चेयरपर्सन हमेशा अपोजिशन से होता है, कन्वेंशन है, ठीक है, कोई लॉ नहीं है। नेचर इसका क्या है, पोस्ट ऑडिट करता है, मतलब जो भी पैसा खर्च हो चुका है उसके बारे में एग्जामिन करती है कि वो सही हुआ है, उसकी लीगलिटी, है ना, लीगलिटी एक टर्म ठीक है, एंड 40 नहीं, प्रॉपराइटी को चेक करती है। मेन जो फंक्शन है एग्जामिन करना क्या की रिपोर्ट को गवर्नमेंट के अकाउंट्स पे, एंड इंश्योर करना कि जो भी मनी स्पेंड हुई है वो लीगली है, एफिशिएंटली है, जैसा कि पार्लियामेंट ने अप्रूव करा था वैसे ही खर्च हुई है। इसको असिस्ट हमारा कैग करता है। इसकी मेन सिग्निफिकेंस ये है कि ये मिसयूज़ को रोकती है और जो भी इरेगुलेटरी है उसको रोकती है, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हाईलाइट करती है। एग्जाम्पल, पीएससी ने अभी 2G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक जो एलोकेशन के स्कैम चले थे उनको लाया था, हाईलाइट करा। एस्टीमेट कमेटी अभी देखा था, मेंबर्स 30 हैं, सारे लोकसभा से आते हैं। राज्यसभा से क्यों नहीं आते, बिकॉज उनका जो से है बजट में वो बहुत कम है। चेयरपर्सन रूलिंग पार्टी से होता है, ये भी अगेन एक कन्वेंशन है। नेचर कैसा है, प्री ऑडिट, एक्समाइन करती है प्रपोज एक्सपेंडिचर जो बजट में हुआ है उसी को चेक ऑन करती है कि सही भी करा है कि नहीं है, और थोड़ी सी अपने सजेशंस ये देती है, ठीक है। वेट अ मिनट, ठीक है। रिकमेंड करती है इम्प्रूवमेंट्स इन पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, रिकमेंडेशंस को इम्प्रूवमेंट करती है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट की बात करती है। इसका मेन फोकस है एफिशिएंसी, इकॉनमी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेंडिचर पे। इसका मेन सिग्निफिकेंस है प्रिवेंट करती है वेस्टफुल स्पेंडिंग एंड इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस को, ठीक है। अब कमेटी है पब्लिक अंडरटेकिंग, ये इसमें भी मेंबर्स भाई 22 है, 15 फ्रॉम द लोकसभा, 7 फ्रॉम द राज्यसभा। इसके जो चेयरपर्सन है वो हमारे लोकसभा से होते हैं, यूजुअली अपोजिशन से होते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम हमारा जैसे कि PSU टाइप है, ठीक है। एग्जामिन करती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। इनका मेन काम क्या होता है कि ये कैग की रिपोर्ट जो PSUs पे आती है उसको एग्जामिन करती है, चेक करती है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी हमारे PSUs की, उनकी एफिशिएंसी, उनका मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, सब कुछ चेक करती है उनके बारे में। इनका मेन फोकस होता है कि उनकी परफॉर्मेंस और उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है उनको और ज़्यादा इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जाए। एग्जाम्पल वैल्यू करके कंपनीज लाइक सेल भी, ठीक है। नाउ कॉमन ऑब्जेक्टिव, अब इन तीनों कमिटीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों है ये कमिटीज़, तो ये जनरली पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो, वेस्ट ना हो, करप्शन ना हो, मिसयूज़ ना हो, इसके लिए, और जो पब्लिक का ट्रस्ट है डेमोक्रेटिक फाइनेंशियल गवर्नेंस में वो बढ़े, है ना। की फीचर्स क्या है, अगर कॉमन पॉइंट, तो जितनी भी स्टैंडिंग कमिटीज़ है, देखिए इनके जो मेंबर्स है वो हर साल इलेक्ट होते हैं ना, हर साल बनती है कमिटीज़। इलेक्शन इज़ बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वही सिंगल ट्रांसफर वोट। सारे नॉन पार्टीसन होते हैं, मतलब कोई भी पार्टी के संग अलाइन होकर नहीं, बल्कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव मैनर में काम करते हैं। इनकी जो रिपोर्ट्स है रिकमेंडरी होती है, मतलब रिपोर्ट्स देती हैं हर साल, है ना, जो भी कमिटीज़ बैठेंगी तो रिपोर्ट्स देती हैं हर साल, है ना। एंड ये कैसी होती है, रिकमेंडरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है, और इनका लेकिन स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड पॉलिटिकल वैल्यू होती है, और इसके चलते आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट भी बनानी पड़ती है गवर्नमेंट को कि कितना एक्शन इनके रिकमेंडेशन पे लिया गया या नहीं। इंपॉर्टेंस क्या है, ये वही स्ट्रेंथन करती है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को फाइनेंशियल मैटर्स पे, कॉन्टीन्यूस एंड डिटेल स्क्रूटनी करती है, और ज़्यादा डिटेल, है ना, जो एक्सपर्टाइज हमारी नॉर्मल MPs लैक कर रहे हैं तो वो एक्सपर्टाइज यहाँ पे मिलती है, थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। हेल्प मेंटेन चेक एंड बैलेंसेस को मेंटेन कर रही है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में, एफिशिएंसी को एनहांस करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी आउटकम्स में, और ट्रांसपेरेंसी को भी इंक्रीज़ करती है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट में ज़्यादा, ठीक है। कमियां भी हैं, बिकॉज रिकमेंडेशन आपको पता है बाइंडिंग नहीं है, तो गवर्नमेंट बहुत बार इनको इग्नोर करती है। लिमिटेड टाइम एंड स्टाफ की सपोर्ट, आपको पता है आप लिमिटेड कहीं पे भी लोगों का या मनी का कॉन्स्टेंट आप कहीं पे भी लिख सकते हो गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ओवरलोड रहता है रिपोर्ट डिलीज, टाइमली डिस्कशंस में। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आपको पता है होता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती है। लैक ऑफ एक्सपर्ट असिस्टेंस से ज़्यादा कोई जहाँ पे कोई एक्सपर्ट तो नहीं बैठे हो, वही सेम MPs दे आर वर्किंग, तो इतना ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में उनकी एक्सपर्टाइज नहीं होती है, ठीक है। दैट इज़ इट। और वी कैन से कि मिनिस्टर्स बहुत बार इसके मेंबर नहीं होते जो कि एग्जैक्टली ज़्यादा जानते हैं चीज़ों के बारे में, और भी हम इसका लिख सकते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, लिमिटेड टाइम, है ना, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड लैक ऑफ एक्सपर्ट असिस्टेंस। नाउ कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं।
देखिए जो फाइनेंशियल कमिटीज़ है उन्होंने एग्जामाइन करा है इशूज़ जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ को भी करती हैं, पीएसयू में अगर कोई लॉस हो रहा है उसको भी करती हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसी, कोविड-19 में कितना स्पेंड हुआ, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, सारी चीज़ों पे उनका जो वर्क है वो इंक्रीज़ हुआ है, इंपॉर्टेंस इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस एंड फिस्कल प्रूडेंस। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना, फिस्कल प्रूडेंस ये अच्छा वर्ड है। तो एक तो ये हमारा क्या करती हैं, दैट इज़ गुड गवर्नेंस इंश्योर कर रही हैं, साथ में फिस्कल प्रूडेंस। इसका मतलब क्या होता है, मैं मतलब बता देती हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिस्कल प्रूडेंस? ला 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 ला, बड़े ही वाहियात लोग हैं भाई। दैट मीन्स केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। अब थोड़ा सा जुडिशियल सपोर्ट देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ तो ये नहीं है, लेकिन इनको सपोर्ट करते हैं हमारे कंट्रोल ओवर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो रोल है कैग का ऑडिटिंग में, वो दोनों इसको सपोर्ट करते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि जो रोल है कैग का एंड हैंस पीएसी का, वो है अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना एंड रिफॉर्म करना, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल ओवरसाइट। नाउ द अनदर थीम इज़ अ डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। सो आप देख सकते हो कि पार्लियामेंट्री कमेटी से ओवरऑल अगर आप देखोगे, सो क्वेश्चंस आए हैं ना, दे हैव कम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो दैट मीन्स यू हैव टू, ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो भी इस पर ध्यान रखेंगे, मीन्स वाला एंगल रखेंगे और भी रखेंगे, ठीक है। ओके, सो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़, ये हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं पार्लियामेंट की। ये जनरली इनका काम क्या होता है कि वर्किंग पॉलिसीज़ एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री, नाम से पता चल रहा है कि पार्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट या किसी मिनिस्ट्री की वर्किंग, उनकी पॉलिसीज़ कैसी है, उनका खर्चा क्या हो रहा है, उन सबको ये क्या करते हैं, डिटेल में स्क्रूटनी करते हैं, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करते हैं एंड ट्रांसपेरेंसी लाते हैं गवर्नमेंट की कामों में, ठीक है। ये ब्रिज करते हैं जो गैप है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन अ कॉन्टिन्यूस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनर में। बैकग्राउंड अगर देखिए तो इनका इंट्रोडक्शन 1993 में हुआ था, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रूल्स कमेटी ऑफ बोथ हाउसेज। दोनों आपको पता है, दोनों कमेटी जो राज्यसभा एंड लोकसभा, उनकी क्या है, रूल्स कमेटीज़ होती है, जिन्होंने दोनों ने मिलकर रिकमेंडेशन दी कि हमें हमारे पास एक ये कमेटी होनी चाहिए। 1993 में आता है। इनिशियली पहले 17 कमेटीज़ थी जिनको फॉर्म किया गया, आज के टाइम पे 24 कमेटीज़ हैं। हर एक कमेटी कॉरस्पॉन्ड करती है वन या मोर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, मतलब एक कमेटी के पास एक या फिर दो भी आ सकते हैं, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज आती हैं। एग्जाम्पल कमेटी ऑन डिफेंस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एग्जामाइन करती है। ऐसे कमेटी ऑन हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को एग्जामाइन करती है। कंपोजिशन, टोटल कमेटीज़ पता है इतनी है, तो इसका भी सिंपल रूल है। 24 का जो 1/3 है वो कौन करेगा, हमारा राज्यसभा, एंड 2/3 कौन करेगा, लोकसभा। दैट मीन्स जो हमारा दैट इज़ 16 हमारी लोकसभा के अंडर आती हैं एंड 8 हमारी राज्यसभा, ठीक है। अब मेंबर, इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, इसमें 31 मेंबर्स होते हैं, 31, इसका भी मेन है, 31 का -1 कर दो, है ना, और फिर डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो उतने राज्यसभा में मेंबर आएंगे। दैट मीन्स 10 मेंबर्स, बाकी सारे हमारी इसमें। ये ऑलरेडी जो लॉजिक है ये हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं, ईजी है। चेयरपर्सन की बात करो तो ये अपॉइंट होता है बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो उसको कौन अपॉइंट करेगा, वही स्पीकर करेगा लोकसभा का। फॉर लोकसभा कमिटीज अपॉइंटेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, फॉर राज्यसभा की कमिटीज़ के लिए यूजुअली रूलिंग पार्टी से ही होता है। यूजुअली है, कन्वेंशन है, मतलब ये भी एक तरीके से कह सकते हैं। टेन्योर इसका 1 साल का होता है। मेंबर्स आर री नॉमिनेटेड एनुअली, री नॉमिनेशन यहाँ पे हो सकता है। अब फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जामाइन करता है डिमांड फॉर ग्रांट, जैसे बजट आता है तो बजट की बात क्या होता है कि दो जैसे कि एक मिनिस्ट्री ने इतना डिमांड करा पैसे का, तो वो पर्टिकुलर कमेटी, जैसे कि कमेटी ऑन डिफेंस, उस डिफेंस मिनिस्ट्री के बजट को क्या करेगी, एग्जामाइन करेगी। सो ईच DRSC, दैट इज डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, एग्जामाइन डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ ऑल इट्स एलोकेटेड मिनिस्ट्रीज, जितने भी एलोकेटेड मिनिस्ट्रीज हैं उन सबकी डिमांड फॉर ग्रांट देती है। स्टडी करती है एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स एंड सजेस्ट करती है इम्प्रूवमेंट, सेविंग्स एंड प्रायोरिटीज़ को। सबमिट करती है फिर रिपोर्ट बिफोर बजट डिस्कशन पार्लियामेंट में, ठीक है।
एग्जामिन बिल्स, ये बिल्स को भी देखती है, ये सिर्फ बजट को देखेगी, ये बिल्स जो भी बिल्स लाए जाते हैं, बिल्स एक्सेप्ट द मनी बिल रिलेटेड टू डेट मिनिस्ट्री, जिस भी मिनिस्ट्री से आता है, कैन बी रेफर टू DRC फॉर डिटेल एग्जामिनेशन, तो उसका भी डिटेल एग्जामिनेशन करती है। साथ में कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ क्लैरिफाई प्रोविजंस, कुछ और क्वालिटी ऑफ द लेजिस्लेशन को इम्प्रूव कराने में हेल्प करती है। साथ में उनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स आती है, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री की अपनी भी खुद की एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, तो उनको भी एग्जामिन करती है, एवेल्यूट करती है हाउ फार ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कीम्स हैव बीन अचीव, ये देखते हैं कि जो भी आप स्कीम्स ऑब्जेक्टिव्स आप लेके आए, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव थे वो कितने अचीव हुए और कितने नहीं। साथ में लॉन्ग टर्म पॉलिसी इशूज़ में भी देखती है, ये डिस्कस करती है जो भी इशूज़ होते हैं पॉलिसी परफॉर्मेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स से रिगार्डिंग, एंड रिफॉर्म्स भी सजेस्ट करती है। साथ में अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करती है, ये इंश्योर करती है जो एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल रहे टू द लेजिस्लेचर थ्रू आउट द ईयर, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द सेशंस। ठीक है, तो डिमांड फॉर ग्रांट, बिल्स को भी, एनुअल रिपोर्ट को भी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी इशूज़ में भी, एंड अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर कर रही है। ठीक है, नाउ क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वही सिंपल सी बात है, कंटिन्यू ओवरसाइट मिल रहा है, कांस्टेंट चेक मिल रहा है मिनिस्ट्रीज़ पे। ठीक है, जो कि पार्लियामेंट नहीं कर पाता बिकॉज उसके पास बहुत सारे, देखो पार्लियामेंट है वह टाइम कांस्टेंट है ना, साथ में वो 3 सेशंस हो रहे हैं मैक्सिमम। डिटेल स्क्रूटनी, साथ में डिटेल स्क्रूटनी भी ये करती है, ज़्यादा इन डेप्थ, ज़्यादा नॉन पॉलिटिकल एग्जामिनेशन करती है। नॉन पॉलिटिकल एग्जामिनेशन अच्छा कीवर्ड है। एक्सपर्ट कंसल्टेशन, आप इसमें एक्सपर्ट को भी कंसल्ट कर सकते हो, ऑफिशियल्स, एक्सपर्ट्स, NGO ओपिनियंस के लिए। अकाउंटेबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव एक्शंस, टाइम भी बचाती है पार्लियामेंट का ना, उनका वर्कलोड कम करती है। प्रमोट बाई पार्टीसनशिप, जो मेंबर्स हैं वो वर्क करते हैं बियॉन्ड द पार्टी लाइन्स, मतलब नॉन पार्टीसन होकर वो काम करते हैं। इंप्रूव गवर्नेंस, रिकमेंडेशंस ऑफर लेड टू पॉलिसी रिफॉर्म्स, और ज़्यादा अच्छी रिकमेंडेशन देती हैं तो अच्छी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी आते हैं। लेकिन वही लिमिटेशंस भी हैं, बिकॉज जो रिकमेंडेशंस हैं वो एडवाइजरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती। पावर्स इनकी लिमिटेड है, वो इन्फोर्स नहीं कर सकती, और उनको कुछ गलती भी मिलती है तो उसको इन्फोर्स नहीं कर सकती हैं। नो पब्लिसिटी, मीटिंग्स, डेलिब्रेशंस हमेशा प्राइवेट में रहते हैं। लिमिटेड एक्सपर्टाइज है, हो सकता है कि इतनी टेक्निकल नॉलेज ना हो। गवर्नमेंट इंडिफरेंस, मैनी रिपोर्ट्स आर नॉट डिस्कस इन द पार्लियामेंट, होती नहीं है, कोई गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं है। शॉर्ट टेन्योर, 1 ईयर टर्म लिमिट्स लॉन्ग टर्म पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी। एग्जाम्पल्स देख लो, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, उन्होंने इशूज़ बताया था कि प्रोक्योरमेंट डिलेज हो रहे हैं मॉडर्नाइजेशन में, तो उसके चलते फिर एक कमेटी बैठी थी ना कुछ डिफेंस प्रोक्योरमेंट से रिगार्डिंग, तो स्टैंडिंग कमेटी। ऐसे जो हेल्थ की है उसने ये एग्जामाइन करा था जो इंडिया की कोविड-19 रिस्पॉन्स है, और उसमें सजेशंस बताए थे। इसी तरीके से एनवायरनमेंट पे भी है, जो कि इम्पैक्ट ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स उन्होंने समझा, रिकमेंड करा कि हम इसको बैन कर दें। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो है रिफॉर्म्स में, डिसीजंस में ये हेल्प करती है। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल बेसिस आपको पता है डायरेक्टली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस्टेब्लिश हुई है अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। लोकसभा रूल, ये चलो इतना जाने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105 एंड 118, ये भी जाने की बात नहीं है। अब इम्पैक्ट क्या होता है इनका, इनके होने से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, बार बार वही चीज़ है कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल और ज़्यादा अच्छा होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, जवाबदेही होगी, ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी डिबेट हो पाएगी, ज़्यादा इन डेप्थ में डिटेल में डिबेट डिस्कशंस हो पाएगा, एग्जामिनेशन हो पाएगा, क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन बढ़ेगी, बजटरी एफिशिएंसी आएगी, ज़्यादा पार्टिसिपेटरी एविडेंस बेस्ड हम जो है डिसीजंस ले पाएंगे। अब क्या है, क्या और हम क्या कर सकते हैं कि और ज़्यादा जो ये सारी कमिटीज़ है, ऑल सारी कमिटीज़ की बात करूँ कि और ज़्यादा कैसे, है ना, तो मेक रिपोर्ट्स मैंडेटरी, हमें कर सकते हैं कि रिपोर्ट्स मैंडेटरी हो डिस्कशन के लिए, सो दैट जो रिपोर्ट बनाने का पर्पस है ना, वो यूटिलाइज हो। टेक्निकल रिसर्च सपोर्ट उनको ज़्यादा दें, टेन्योर को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, पब्लिक एक्सेस भी दें, है ना, नॉन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के अलावा। फॉलोअप मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि अगर आपने इम्प्लीमेंट करी तो क्यों नहीं करी, क्यों करी, है ना, जो एक्शन टेकन रिपोर्ट होती हैं तो वो उनको भी सबमिट कराना ज़रूरी होना चाहिए। और मीडिया अवेयरनेस भी उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंडेटरी करो, उनका डिस्कशन होगा ही होगा, साथ में आपको एक्शन टास्क रिपोर्ट देना ही पड़ेगा, टेक्निकल रिसर्च सपोर्ट बढ़ाओ, टेन्योर बढ़ाओ, फॉलोअप मैकेनिज्म होना चाहिए। बस मोटा मोटा तो यही कर सकते हैं जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए। आई थिंक दैट इज़ इट। एक्चुअली इस वीडियो में तो इतना ही हो पाया है, तो अभी हमने पार्लियामेंट्री कमेटीज़ कर ली और बहुत सारे चैप्टर्स हमने कर लिए हैं ऑल, तो ठीक है, इसी तरीके से थीम्स पर थीम हम करते जाएंगे, तो ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियोस को बार बार देखना है, देखते जाएंगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली दिमाग में छपती जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो इट विल टेक, इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है, दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या है, छपती जाएगी। दैट इज़ इट।
व्हाट यू हैव टू डू इज़ रिवीजन भी करना है, लेकिन साथ के साथ रिवाइज़ कीजिए ना। कुछ इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखिए 1 घंटे प्री सेंट्रिक पढ़ लो, 1 घंटे मेन सेंट्रिक पढ़ लो, और 1 घंटे कर लो मेन सेंट्रिक की रिवीजन। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, राइट। 3 घंटे में अच्छा खासा जीएस हो जाएगा। अभी हम पॉलिटी कर रहे हैं, उसके बाद हम गवर्नेंस हम देखेंगे, बाद में करेंगे, पहले जीएस 3 करेंगे। देखिए गवर्नेंस इसलिए नहीं करेंगे अभी क्योंकि जो गवर्नेंस है ना वो मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी अच्छा कंप्लीट हो जाएगा, एंड मैं सोच रही हूँ डुप्लीकेशन क्यों ही करना काम होगा, राइट। दैट इज़ वाई, सो दैट इज़ इट। बार बार देखते रहिए। देखिए जितना बार देखेंगे, जितनी बार डिस्कशंस करेंगे, वो करेंगे, आसान हो जाएंगी चीज़ें। इतनी मुश्किल नहीं है। डोंट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, डोंट ओवर थिंक, just put the right amount of effort, and that is it. It's an easy task. You can do this because people have already done this, so you can also do this.